स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट लाया है नायक बैच। जी हाँ, ये एक क्रैश कोर्स होने वाला है। जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है वो 11 जनवरी 2026 को जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, नोटिस आ गया है। तो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स जो कि नायक बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही कम समय में लाइव क्लास के थ्रू कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जा रहा होगा। आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, आपका जो सब कुछ है वो आपको इस बैच के साथ मिल रहा होगा। इस बैच के साथ आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक फ्री ई बुक प्रोवाइड कराया जा रहा होगा, जिसमें कि आपको जितना भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो 38 टॉपिक हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए, वो सारा का एक निचोड़ आपको फ्री इस ई बुक के साथ मिलेगा, जो कि आपको बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप किसी भी तरह की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो आज का क्लास जो है वो इसी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की वैकेंसी पे बेस्ड ये पूरा क्लास होने वाला है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो अगर जो भी लोग नायक बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और हमारे नायक बैच को वो पेड कोर्सेज के सेक्शन में जा करके ज्वाइन कर पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, यानी कि बाल रोगों की शीघ्र पहचान इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह। इससे क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? जटिलताओं को रोकता है, चिकित्सीय खर्चा बढ़ाता है, या फिर उपचार में देरी करता है, या फिर कॉजेज एंग्जाइटी यानी कि चिंता उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जटिलताओं को रोकने में मदद होती है। अगर जो बाल रोग है, यानी कि जो बच्चे में अगर किसी भी तरह का कोई गंभीर रोग है तो उसकी शीघ्र पहचान से क्या होता है, रोगों को शुरुआती अवस्था में ही पकड़कर उसका उचित उपचार किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है वो उसके बीमारी के वजह से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं यानी जटिलताएं हैं उनसे जो है वो बच्चे को बचाया जा सकता है। इससे क्या होता है कि बाल मृत्यु दर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल डिजीज़ अमॉन्ग चिल्ड्रन इज़, यानी कि बच्चों में सबसे सामान्य रोग जो है जिसको रोका जा सकता है वाला बीमारी कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? खसरा, क्षय रोग, दमा या कैंसर। तो बच्चों में ऐसा बीमारी जो सबसे ज़्यादा रोका जा सकता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है खसरा यानी मीज़ल्स। मीज़ल्स जो है वो एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, जो टीकाकरण जैसे कि एमआर का वैक्सीन देते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मीज़ल्स, रूबेला, एमआर का जो वैक्सीन है वो 9 से 12 ये मंथ का जो बच्चा होता है और 15 से 18 मंथ का जो बच्चा होता है उसको दिया जाता है। तो ये टीकाकरण के थ्रू जो है वो आसानी से रोका जा सकता है। WHO के अनुसार जो है वो वर्ल्ड स्तर पर जो है वो 85% से अधिक जो मीज़ल्स के मामले हैं वो क्या है, वो इम्यूनाइजेशन के कारण यानी कि टीकाकरण की कमी के कारण हो रहा होता है। किसके थ्रू ये बताया गया है आंकड़ा? WHO के थ्रू। तो ये क्या है, आसानी से जो है वो इम्यूनाइजेशन के थ्रू इससे बचाया जा सकता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, नवजात को जन्म के 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका दिया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? BCG का टीका, OPV 0, हेपेटाइटिस B 0 या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है जिसे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NISP कहते हैं, उसके अनुसार जो है वो जन्म के तुरंत बाद जो है वो 3 टीके दिए जाते हैं। BCG का टीका जो है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के खिलाफ दिया जाता है। वहीं OPV का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये पोलियो के खिलाफ दिया जाता है। और हेपेटाइटिस B का जो वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस B वायरस के खिलाफ जो है वो इस टीके को दिया जाता है। तो ये 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाले टीके हैं जो बच्चे को हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत दिया जा रहा होता है। MR वैक्सीन जो होता है वो प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच 2 डिजीज़, ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि MR वैक्सीन जो है वो 2 बीमारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। वो बीमारियां कौन कौन सी होती है? ऑप्शन है मीज़ल्स, रूबेला, मलेरिया, रेबीज, मम्प्स, रूबेला या फिर मीज़ल्स, मम्प्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मीज़ल्स एंड रूबेला। मीज़ल्स और रूबेला यानी खसरा और रूबेला के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ जो है वो MR का वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, किस किस समय पे दिया जाता है? तो 9 से 12 महीने पे या फिर 15 से 18 महीने पे। ठीक है, या फिर नहीं 9 से 12 महीने पे और 15 से 18 महीने तक के बच्चों को जो है वो 2 बार MR का वैक्सीन दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ क्वाशियोरकर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्वाशियोरकर का लक्षण है। ऑप्शन क्या क्या है, सूजन, बहुत दुबला शरीर, धसी हुई आंखें या फिर सूखी त्वचा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सूजन यानी कि एडिमा। तो क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है। किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है वो ये बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण कुपोषण जो होता है उसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो पैर में, चेहरे में सूजन, बालों का रंग बदलना, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, बढ़ा हुआ पेट, ये सारे जो हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले क्वाशियोरकर का जो है वो लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच थेराप्यूटिक फूड इज़ यूज्ड फॉर सैम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सैम यानी कि गंभीर तीव्र कुपोषण जो बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है उसके लिए कौन सा उपचार आहार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे को क्या खिला रहे होते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, RUTF यानी कि रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड, या फिर ORS, या फिर आयरन सिरप, या फिर मिल्क। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड यानी कि RUTF। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया यानी फैट, विटामिन्स हो गए, ये सारे जो भी होता है वो सारे से भरपूर होता है। ठीक है, यह बिना पकाए खाया जा सकता है और जो भी बच्चे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं उनके वज़न बढ़ाने में और रिकवरी में मदद करता है। ठीक है, WHO ने इसे क्या किया है, घर आधारित उपचार यानी कि होम बेस्ड ट्रीटमेंट के रूप में जो है वो मान्यता दे रखी है। किसे, RUTF यानी कि रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड को। किसके लिए, तो सैम के लिए यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम अमॉन्ग एडोलसेंट्स इज यानी कि किशोरों में सबसे सामान्य स्वास्थ्य समस्या कौन सी है। ऑप्शन क्या क्या है, एनीमिया, ओबेसिटी, डायबिटीज़, या फिर कैंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, सबसे ज़्यादा सामान्य प्रॉब्लम जो किशोरावस्था में देखने को मिलता है लड़के और लड़कियों में वो क्या होता है, तो वो होता है एनीमिया। किसकी कमी के कारण, तो आयरन की कमी के कारण। आयरन की कमी के कारण होने वाला ये बीमारी जो है वो किशोरावस्था में लड़कियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वहीं लड़कों में भी थोड़ा मोड़ा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन का रिक्वायरमेंट है एडोलसेंट एज में वो बच्चों का बढ़ जाता है, जो कि अगर सही अमाउंट में पूरा ना किया जाए, उनके बॉडी को जितना रिक्वायर्ड है उतना ना मिल पाए, तो जो एनीमिया का सिचुएशन है वो देखने को मिलता है। वहीं एडोलसेंट एज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें ब्लीडिंग के कारण भी लड़कियों में जो है वो एनीमिया का केस देखने को मिलता है। भारत में लगभग 56% जो लड़कियां हैं किशोरावस्था में उनमें एनीमिया से वो पीड़ित हैं। ठीक है, इसका कारण तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन शुड बिगिन एट विच स्टेज। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन जो है वो किस अवस्था में दी जानी चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में, बचपन में, या वृद्ध अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या है, किस स्टेज में जो है वो बच्चों को जो है वो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन जो है वो देना चाहिए, तो वो किशोरावस्था में देना चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था का में कौन सा एज आ रहा होता है, 10 से 19 साल का जो एज है वो किशोरावस्था में आ रहा होता है। इसमें क्या होता है, तो शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल परिवर्तन जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। इस अवस्था में जो है वो सेक्सुअल एजुकेशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ, ये सारे के बारे में जागरूकता जो है वो अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि बच्चे जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गया, या फिर किसी भी तरह का यौन शोषण हो गया, या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे HIV इन्फेक्शन वगैरह जो है, ये सारे से उनका बचाव हो सके। तो भारत में जो है वो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो इस उद्देश्य के लिए ही शुरू किया गया था, ताकि इस उद्देश्य को ही फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन A डेफिशिएंसी कॉजेज। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन क्या क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स, या प्लेगरा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन A जो है वो आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए विटामिन A की कमी के कारण जो है वो रेटिना जो है वो उसकी कोशिकाएँ यानी जो सेल्स होते हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते, और जिसके कारण जो है वो रात में देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, गंभीर अवस्था में जो है वो अन्य बीमारी हो गया जैसे ज़ेरोप्थैल्मिया या फिर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, ये सब भी हो सकती है। तो सरकार द्वारा क्या है, विटामिन A
प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के तहत जो है वो बच्चों को 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक विटामिन ए की खुराक जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, यानी आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन क्या क्या है, गॉइटर यानी घेंगा, एनीमिया, या फिर बेरीबेरी, या फिर प्लेगरा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गॉइटर। गॉइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गर्दन में जो प्रेजेंट होता है, तो थायराइड ग्लैंड का जो आकार है वो बढ़ जाता है, जिससे गर्दन जो है वो बहुत सूजी सी दिखाई देती है, जिसे हम घेंगा यानी गॉइटर कहते हैं। भारत में यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम के चलाया गया, जिसके तहत क्या है, हर घर में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग हो। आयोडीन की कमी से जो है वो क्रेटिनिज्म यानी कि बौद्धिक मंदता और स्टिल बर्थ का भी खतरा होता है। ठीक है, स्टिल बर्थ यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा होने का भी खतरा जो है आयोडीन की कमी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, जन्म दर को नियंत्रित करना, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, दंपतियों को विकल्प की स्वतंत्रता देना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। जो परिवार नियोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो जन्म दर को यानी कि पॉपुलेशन रेट को कम करना, बर्थ रेट को कम करना, वहीं मातृ और शिशु स्वास्थ्य का सुधारना यानी कि मैटरनल और चाइल्ड दोनों के हेल्थ को मेंटेन करना, और साथ ही साथ दंपति जो हैं उनको ढेर सारे विकल्प देने की स्वतंत्रता भी देना कि वो किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे नारे वगैरह भी लाए गए भारत सरकार के द्वारा, कि जैसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये सारे अवधारणा भी लाई गई। भारत ने जो है वो 1952 में विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था। अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। ऑप्शंस देख लेते हैं, चीन, भारत, अमेरिका, या फिर जापान। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है भारत। विश्व का ऐसा पहला देश जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की वो था भारत। ठीक है, भारत में कब शुरू हुआ था, तो 1952 में जो है वो 1952 में जो है वो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। कॉन्डम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्डम किस प्रकार का गर्भ निरोधक विधि है। ऑप्शन क्या क्या है, अवरोधक विधि, हार्मोनल विधि, प्राकृतिक विधि, या फिर शल्य विधि। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉन्डम जो है वो एक तरह का बैरियर मेथड यानी कि अवरोध विधि की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय तक यानी कि यूट्रस में प्रवेश करने से ये रोक रहा होता है। ठीक है, यह ना केवल बल्कि जो गर्भधारण होता है यानी कि प्रेगनेंसी, उसको ही नहीं प्रिवेंट करता, बल्कि ये 85 से 95% तक हेल्पफुल होता है किसको रोकने में, तो HIV जैसे जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी रोकने में उनके प्रति भी सुरक्षा दे रहा होता है। पुरुष कॉन्डम जो होता है वो लैक्टिस का बना होता है, वहीं फीमेल कॉन्डम्स जो आते हैं वो पॉलीयूरेथीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर टी IUCD शुड आइडियली बी इंसर्टेड, यानी कि कॉपर टी IUCD का आदर्श रूप से कब डाला जाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है मासिक धर्म के दौरान, मासिक धर्म समाप्त होने पे, गर्भावस्था के दौरान, या कभी भी। तो IUCD का इंसर्ट करने का जो सबसे आदर्श रूप है वो कब होता है, तो वो होता है इमीडिएटली आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक धर्म समाप्त होने के बाद। IUCD जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसका एक एग्जांपल है क्या, कॉपर टी। ठीक है, तो ये कब डाला जाता है, तो मासिक धर्म समाप्त होने के बाद डालना सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि इस समय क्या होता है, गर्भधारण की जो संभावना होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार जो है इसका प्रभाव जो है वो कितने साल तक रहता है, 10 वर्ष तक रह रहा होता है। ये गर्भाशय यानी यूट्रस में जो है वो शीमन की जो गतिशीलता होती है उसको और फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, वेसेक्टॉमी, या फिर ट्यूबेक्टॉमी,
कैस्ट्रेशन या फिर लैप्रोस्कोपी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेसेक्टोमी। ठीक है, तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो पुरुष की जो सीमेन ले जाने का जो नली होता है यानी कि वास डेफरेंस, उसको काट करके बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु जो है वो बाहर ना जा सके इजैकुलेशन में। ठीक है, यह एक सरल, सुरक्षित और स्थायी विधि होती है यानी कि परमानेंट मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। प्रजनन क्षमता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, यौन इच्छा सामान्य रहती है। तो ये जो है सरकार पुरुष नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दे रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल स्टरलाइजेशन इज कॉमनली कॉल्ड, महिलाओं की स्थायी गर्भ निरोधक विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी या फिर ओफेरोरेक्टोमी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है इसमें क्या करते हैं, तो फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है जहाँ से फीमेल का जो ओवम होता है वो आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस फैलोपियन ट्यूब को जो है वो काट करके बांध दिया जाता है ताकि जो है वो अंडाणु शुक्राणु से मिल ना सके और फर्टिलाइजेशन ना हो सके। इसके बाद गर्भधारण की जो संभावना होती है वो 0.1% से भी कम रह जाती है, यानी कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर प्रसव के तुरंत बाद जो है वो MCH कैंप में ये जो होता है क्या कहते हैं उसको, ट्यूबेक्टोमी, वो ज़्यादातर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? ऑप्शन क्या क्या है? 1952, 1976, 2000 या 2011। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2000। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में जो है वो लागू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, किशोरा स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक पहुंचाना और शिक्षा में सुधार लाना। ठीक है, इसमें इस नीति के तहत जो है वो ये सुनिश्चित किया गया था कि हर दंपति की पसंद के अनुसार बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लोगन इज एसोसिएटेड विद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख नारा क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बच्चा नीति, सबके लिए स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है छोटा परिवार सुखी परिवार। यह नारा कब लाया गया था? तो यह नारा जो है 1970 के दशक में भारत सरकार द्वारा दिया गया था ताकि लोग जो है वो छोटे परिवार का लाभ बताया जा सके उन्हें, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, आर्थिक स्थिरता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त बताने के लिए ये नारा लाया गया था और ये आज भी परिवार कल्याण अभियानों का मुख्य संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग काउंसलर इज़, यानी कि परिवार नियोजन परामर्शता का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है सहानुभूति, निर्णयात्मक रवैया, अधिकार या फिर कठोरता। तो इसका सही आंसर क्या है? सहानुभूति। परामर्शता में सहानुभूति, धैर्य और गोपनीयता जो होती है वो सामान्य पूर्वक मेंटेन रखना ही उस व्यवहार का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, काउंसलिंग के दौरान दंपति की ज़रूरत जो है, उनका शिक्षा स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, ये सारे को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट इन इंडिया वॉज इनैक्टेड इन, यानी कि भारत में MTP एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन क्या क्या है? 1971, 1980, 2002 या 2021। तो इसका सही आंसर है 1971। 1971 में जो है वो MTP एक्ट लागू किया गया था जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया गया था कि जो गर्भपात है वो सुरक्षित और वैध तरीके से ही कराया जाए। इसके लिए कानून लाया गया था जिसे हम MTP एक्ट 1971 के तहत जानते हैं। 20 सप्ताह तक सामान्य स्थिति की गर्भपात जो होती है उसकी अनुमति दी गई, वहीं 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थिति जैसे कि बलात्कार हो गया या फिर नाबालिग लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो ये सारे सिचुएशंस में, लेकिन केवल प्रमाणित चिकित्सा संस्थान जो अप्रूव्ड क्लिनिक है वहीं से अबॉर्शन कराना जो था वो लीगल किया गया इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल हाइजीन मेनली हेल्प्स इन, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा मुख्यतः किस में सहायक होती है? ऑप्शन क्या क्या है? रोगों की रोकथाम में, भूख बढ़ाने में, ऊंचाई बढ़ाने में, नींद सुधारने में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रोगों की रोकथाम में। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन जो है उससे शरीर में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो जमा हो सकते हैं और बीमारी कर सकते हैं वो सारे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और जिसके कारण इंसान जो है वो बहुत तरह
तरह की इन्फेक्शन से खुद को और औरों को भी बचा रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ धोने की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? ऑप्शन क्या क्या है? साबुन का प्रयोग करना, या फिर केवल पानी से धोना, या फिर केवल सैनिटाइज़र लगाना, या फिर कपड़े से पोंछना। तो इसका सही आंसर है साबुन का प्रयोग करना। हाथ धोने का सबसे प्रमुख विधि जो होता है वो धोने से चिकनाई में फंसे जो भी रोगजनक यानी कि जो जर्म्स होते हैं, जो इन्फेक्टेंट्स होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। तो इसीलिए साबुन का उपयोग करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और WHO की 5 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग जो है, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? जिसमें जो पहला स्टेप है वो हाथों को भिंगाना है और दूसरा स्टेप है साबुन को अप्लाई करना। ठीक है, यह जो है वो बहुत तरह की जो बीमारियां जैसे डायरिया हो गया, फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, टाइफाइड हो गया, इन सभी रोगों को रोकने के लिए 40 से 60% तक इसके होने का जो दर है उसको घटाता है। सिर्फ क्या? तो हैंड वॉशिंग। अगर हाथ जो है वो सही सलामत है तो इससे बहुत सारे बीमारियां जो हाथ से फैल सकती है वो रुकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर जल शुद्ध करने का सबसे सामान्य विधि कौन सा है? ऑप्शन है उबालना, छानना, क्लोरीनेशन करना, या फिर डिस्टिलेशन करना। तो इसका सही आंसर है उबालना। तो पानी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबालने से बैक्टीरिया, वायरस और जितने भी इन्फेक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। और यह सबसे सरल और प्रभावी घरेलू विधि है पानी को साफ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मल के सुरक्षित निपटान से किस रोग की रोकथाम होती है? ऑप्शन क्या क्या है? टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर अस्थमा। तो इसका सही आंसर है टाइफाइड। तो जो ह्यूमन फीसेस होता है, मल, उसको अच्छी तरह से निपटान से जो होता है वो जल और भोजन दूषित नहीं होता है, जिससे बीमारियां जैसे टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, हैजा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, वो सारे नहीं फैलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लाया गया था, उसका उद्देश्य था खुले में शौच को समाप्त कर इन रोगों से बचाव करना। यह जो है वो स्वच्छता ही सेवा है सिद्धांत पर आधारित इस मिशन को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार का अर्थ क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? अधिक प्रोटीन खाना, केवल कार्बोहाइड्रेट खाना, सभी पोषक तत्वों उचित मात्रा में लेना, या फिर जंक फूड खाना। तो इसका सही आंसर है कि सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेना। संतुलित आहार में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और जितने तरह के मिनरल्स हैं या वाटर है वो सारे के सारे उतने ही मात्रा में होते हैं जितने इसकी इंसान को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाय सनलाइट, यानी कि धूप में जो है अब कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया कौन से जो ये है उसके कारण हो रहा है? ऑप्शन क्या क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, या फिर फंजाई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा जो है वो मलेरिया की बीमारी जो हो रही होती है। इस प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के प्रोटोजोआस होते हैं। और ये किस तरह से इंसानों में फैलते हैं? तो एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है वो एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है वो मलेरिया इंसानों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी मेनली अफेक्ट्स, क्षय रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, यकृत, या मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर है फेफड़े। टीबी जो है वो किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करता है, परंतु शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर किस में होता है? लंग्स में होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP नेशनल जो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जो प्रोग्राम लाया गया उसके तहत डॉट थेरेपी को शुरू किया गया, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो इसको शुरू करके सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाना, ये लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया मेनली कॉजेज, डायरिया मुख्यतः किस कारण से खतरनाक होता है? ऑप्शन क्या क्या है? बुखार, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, या फिर वीकनेस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है आपका कि डिहाइड्रेशन। डायरिया में जो होता है वो बहुत ही शरीर से जो होता है वो जल और जितने भी सोडियम, पोटाशियम टाइप जो आयंस होते हैं वो सारे बहुत ही अत्यधिक रूप में जो है वो फीसेस के थ्रू यानी कि मल में जो है वो निकल जाते हैं, जिसके कारण शरीर में जो है वो पानी और आयंस की कमी
कमी हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके कारण मृत्यु तक का खतरा बच्चों में देखने को मिल जा सकता है। इसके उपचार के लिए बच्चों को या बड़ों को ORS का घोल, तरल पदार्थ यानी कि वाटर और साथ ही साथ जिंक सप्लीमेंट्स जो है वो दिया जाते हैं। WHO के अनुसार ORS से डायरिया होने वाली मृत्यु से 90% तक कमी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली जो है वो जनित रोग है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, डायबिटीज़, टाइफॉइड, मलेरिया या फिर मीज़ल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यानी कि जीवन शैली के में होने वाला किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस के कारण जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ये एक गैर संक्रामक होता है और ये यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता नहीं है किसी भी तरह से। ये इंसुलिन की कमी या फिर प्रतिरोध के कारण होने वाला ये बीमारी है। इसका कारण क्या होता है, तो अस्वस्थ खान पान हो गया, मोटापा हो गया, तनाव हो गया। भारत में लगभग कितने लोग, तो 11% जो एडल्ट हैं वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ठीक है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो जीवन शैली में सुधार करके, नियमित व्यायाम करके, संतुलित आहार लेकर के, धूम्रपान वगैरह का जो भी है त्याग करके और ये सब करके जो है वो सबसे सर्वोत्तम तरीके से इसका रोकथाम किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आज का जो क्लास है वो ख़त्म हुआ। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए लगातार जो है वो ऐसे ही कंटेंट यूट्यूब चैनल पे भी लाया जा रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप क्रैश कोर्स के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें तो राथौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें और वहीं से जाकर के पेड कोर्सेज़ के सेक्शन में जाकर के नायक बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।